नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। और इस समय रिजल्ट सीजन में खास तौर पे कल आपने नोटिस करा होगा, पेंट कंपनी रडार पे थी और पिछले हफ्ते से तमाम सरकारी बैंक एक एक करके अपने रिजल्ट घोषित कर रहे हैं। कल भी 3 सरकारी बैंक्स के नंबर्स आए थे, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स पे आज इस शो में मैं फोकस करने वाला हूं। इस बैंक के टॉप मैनेजमेंट के साथ तो आगे होगी बातचीत। गाबा सर होंगे जो आप लोग की तमाम क्वेरी सॉल्व करने में मदद करने वाले हैं, और आगे एक फंडामेंटल नजरिया बैंक ऑफ बड़ौदा पर, और समय रहा तो सबसे प्रिफर्ड सरकारी बैंकिंग पिक पर। लेकिन पहले इस वक्त की सुर्खियों पे आप लोग नजर डालिए। बाजार में फिर हावी हुई मुनाफा वसूली। निफ्टी 10,450 के करीब, बैंक निफ्टी ऊपरी स्तर से करीब 500 पॉइंट फिसला। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और भारती एयरटेल ने बनाया दबाव। ऑटो शेयरों में शानदार रफ्तार, रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा एस्कॉर्ट्स। हीरो मोटो 4% की तेजी के साथ बना बाजार का बादशाह। टाटा मोटर्स भी निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। More and more choices coming on to personal vehicles, personal mobility. We are finding very good uptick in the rural markets. कोरोना को पीछे छोड़ तेजी से आगे बढ़ेगी हीरो मोटोकॉर्प। पवन मुंजाल बोले, रूरल इकोनॉमी से मिल रहे हैं अच्छे संकेत। इधर महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी ट्रैक्टर बिक्री में तेज उछाल की उम्मीद। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में पूरी सरकारी हिस्सेदारी बेचने की आवाज की एक्सक्लूसिव खबर के बाद शेयर 8% तक उछला। अगली तिमाही में मंगाई जा सकती हैं बोलियां। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की शर्तों को जल्द मिल सकती है मंजूरी। आवाज की एक और एक्सक्लूसिव खबर के बाद आईडीबीआई बैंक 5% दौड़ा। बैंक में सरकारी हिस्सेदारी बेचने के लिए कैबिनेट ड्राफ्ट नोट तैयार, जल्दी कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना। मौजूदा कारोबारी साल में हिस्सा बेचना चाहती है सरकार। तीस सितंबर तक अनाज की 100% पैकेजिंग जूट बैग में करना हुआ जरूरी। सरकार के नोटिफिकेशन के बाद लुटलो जूट, ग्लॉस्टर जैसे शेयरों में 10% से ज्यादा का उछाल। चलिए भारतीय बाजार स्क्रीन पर आएंगे। बहुत वोलेटाइल होता हुआ आज का ये पेनल्टीमेट सेशन। पेनल्टीमेट यानी कि कल की बड़ी एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, जून वादे की एक्सपायरी से पहले एक दिन पहले वाला सेशन। और शुरुआत हुई सुस्त, उसके बाद कुछ तेजी देखने को मिली। 10,470 कल के क्लोज थे, तो वहां से हमने तेजी देखी। 10,550 तक के जोन्स तक हम ऊपर गए। उसके बाद भारतीय बाजारों में एक मुनाफा वसूली के दबाव क्रीप इन हुआ। उसके बाद रिलायंस की अगुवाई में फिर एक रिकवरी स्ट्रांग देखने को मिली, और अब वापस भारतीय बाजार दबाव झेलते हुए इनफैक्ट एट डेज लोज इस समय अब निफ्टी और सेंसेक्स आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। एक चौथाई फीसदी की कमजोरी है। 10,440, 10,400 उस जोन्स के आसपास जो कि डेज लोज हैं, वहां पर अब हम आते हुए। और इस तरह की वोलेटिलिटी के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट हाथ निफ्टी बैंक का है। वो भी चार्ट स्क्रीन पर लेकर आइएगा। कुछ देर पहले जब मैं ऑन एयर था, चैनल पे था, तब मेंशन कर रहा था लोअर लेवल से निफ्टी बैंक ने देखिए क्या रिकवरी दिखाई है। निफ्टी बैंक का इंट्राडे चार्ट दिखाइएगा, और वो देखिए सेल ऑफ फिर से इंटेंसिफाई होता हुआ 1.5% की कमजोरी के साथ अब निफ्टी बैंक 350 अंकों का इस समय दबाव दिखा रहा है। तो बहुत वोलेटाइल सेशन। ऐसे में चार्ट्स की रीडिंग क्या कहती हैं? ये वोलेटिलिटी क्या अंदेशा दे रही है? कल की एक्सपायरी कहां हो सकती है, और यहां से लेकर एक्सपायरी तक निफ्टी बैंक में कोई ट्रेड बन रहा है क्या? सारे मुश्किल आंसर्स का इजी जवाब लेने के लिए प्रकाश गाबा सर के पास चल रहा हूं। प्रकाश सर, मदद करिए। जय हिंद। ऐसा है कि आज सुबह भी मैंने बताया था सहयोगी चैनल पर, और अब भी बताया था मैंने कि आज का टारगेट था 10,551 और आज का टारगेट अचीव हो चुका, हाई है 10,552।
तो मुझे नहीं लगता ये आज पार करेगा। 10 दिन से हम लगातार एक तेजी देख रहे हैं, स्टॉक स्विंग लो टू स्विंग हाई, एक्सपायरी कल है, स्विंग लो टू स्विंग हाई है, 10 दिन है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 10,551। तो मुझे नहीं लगता पार होगा, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग यहां पर आ सकती है। प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है इन जोन्स पर, और मेरे ख्याल से बैक टू बैक चौथा दिन था तेजी का कल। गजब का मूव, थर्सडे, फ्राइडे, उसके बाद मंडे और ट्यूसडे भारतीय बाजारों में चारों दिन अच्छी तेजी थी। इनफैक्ट मैं ऐसे कैलकुलेट कर रहा था आज सुबह, निफ्टी ने 600 पॉइंट, निफ्टी बैंक ने 2000 पॉइंट की रैली इन 4 ट्रेडिंग सेशंस में दिखाई थी। उसके बाद वोलेटाइल और अब वीकनेस की थोड़ी सी गिरफ्त में, और जैसे जैसे बातचीत हो रही है, गाबर सर सही कह रहे हैं, ये प्रॉफिट बुकिंग शायद तूल पकड़ेगी। अब देखिए 0.5% की कमजोरी, डेज लोज पर कामकाज, तो वीकनेस तो क्रीप इन हो रही है। मैं बाजार पे नजर बनाए रखूंगा, इस बीच आप लोग की कुछ क्वेरीज सॉल्व करूं। उससे पहले वो कुछ देर पहले हर्षदा के शो में आप लोग स्क्रीन पे रशिया के विजुअल्स दिखा रहे थे, हो सके तो हमारे शो में भी दिखाइए। वो रशिया के विक्ट्री डे परेड है जिसके लिए राजनाथ सिंह जी परसों, आपको याद होगा, तो विजुअल्स खत्म हो गए, तो 3 दिन की विजिट पर हैं। मैं असल में उसके बैकड्रॉप पे बात ये करना चाहता था कि राजनाथ सिंह साहब की जो विजिट है रशिया, बड़ी इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे हमारे मिलिट्री पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हमारा जो कुल रिक्वायरमेंट होती है ना, उसका ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा रशिया मीटअप करता है डिफेंस के इक्विपमेंट्स की। इसीलिए उस बैकड्रॉप में हमेशा जब भी रशिया मीट होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और इस बार तो वो मेरे ख्याल से S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम्स, 33 फाइटर प्लेन जिसमें सुकोईज और मिग्स हैं, उनकी डील कल्मिनेशन की भी बातचीत होनी थी। खैर वो विजुअल्स तो दिखाने को है नहीं, तो प्रकाश सर थे, विजुअल्स देख के मजा भी आता, लेकिन ठीक है। अच्छा, वैसे 11 कंट्रीज मेरे ख्याल से मोटा मोटी पार्टिसिपेट कर रही थी। हमारा भी एक दस्ता गया था उस विक्ट्री डे परेड का हिस्सा बनने के लिए। विक्ट्री डे परेड असल में सोवियत की विक्ट्री थी ओवर जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 में, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये 75th ईयर था उसका, इसी सेलिब्रेशन में सब लोग पहुंचे हुए हैं। उधर चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, शायद 1-on-1 होने नहीं है हमारे उनके साथ, लेकिन वो भी वहां पे पहुंचे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ क्विकली क्वेरीज आई हुई हैं, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा का मैनेजमेंट भी हमारा इंतजार कर रहा है, तो बातचीत वहां पे होगी। क्विकली विकास कुमार साहब की क्वेरी है, गाबा सर, लक्ष्मी विलास बैंक 1700 शेयर, ऑलमोस्ट 30 रुपए की बाइंग, पूछ रहे हैं क्या करूं अब? सर्किट है 8-10 दिनों से। लक्ष्मी विलास बैंक की बात कर रहे हैं आप, क्या लक्ष्मी विलास की बात कर रहे हैं? लक्ष्मी विलास जो है बैंक 21 में ट्रेड कर रहा है, सर्किट पर है काफी दिनों से। जब तक सर्किट पे है, मौज बनाइए, 30 कॉस्ट प्राइस के आसपास निकलने का मौका मिले तो निकल जाइए। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेरी सॉल्व होती हुई। लक्ष्मी विलास और लक्ष्मी विलास बैंक दो हैं क्या? आपने ऐसे क्यों पूछा? मुझे तो लक्ष्मी विलास बैंक ही याद आता है, क्योंकि मेरे चार्ट में लक्ष्मी विलास दिखा रहा है, बैंक नहीं दिखा रहा है, और मेरे दिमाग में लक्ष्मी विलास बैंक हमेशा है। हाँ, वो एक ही यार, आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया, तो मैं भी सोच रहा था पता नहीं, हो सकता दो होंगे। लक्ष्मी विलास बैंक की है सर वो, ठीक है, सर्किट पर है आज, बिल्कुल सही कह रहा आप, 5% के सर्किट पे। अच्छा, हितेश जैन का आपका सवाल आया है सर, एलिम्बिक में बाइंग करी हुई है 8177 के लेवल्स पर 5000 शेयर, मौजूदा भाव भी लिख के दिया इन्होंने, 76 के आसपास है, वो देख लेंगे, स्क्रीन पे आ जाएगा। एलिम्बिक लिमिटेड, एलिम्बिक फार्मा की तेजी का आमतौर पर बड़ा फायदा मिलता है इसको, लेकिन इनका वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है 5000 शेयर। सर क्या करना चाहिए? होल्ड करना पड़ेगा। बेसिक स्ट्रक्चर तो ठीक है, लेकिन सपोर्ट को 65 के आसपास सपोर्ट है, मेरे ख्याल से होल्ड ही करना पड़ेगा इनको। हाँ, होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, शिवम गुप्ता का सवाल था ग्रोर एंड वेल पे, लेकिन गावा सर को जब मैंने क्वेरी भेजी तो गावा सर ने कहा उसकी चार्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो शिवम सॉरी, आपकी क्वेरी नहीं ले जा सकते, और उसके रिप्लेसमेंट पे फिर कपिल खंडेलवाल साहब की क्वेरी ले रहा हूं मैं। अदानी ग्रीन एडेड 100 एट 361, 361 पर अदानी ग्रीन खरीदे हैं सर, ये जानना चाहते हैं क्या करना चाहिए अब? अगर मैं होता, मैंने 361 में लिया होता, अब मैं प्रॉफिट बुक कर लेता। इतना अच्छा आपको मिला, उसके बाद सर्किट ऑन द वे डाउन मिल सकता है, इसलिए प्रॉफिट बुक कर लिए, मौका मिले तो कर लीजिए प्लीज।
प्रॉफिट बुक करें इस समय 440 के लेवल्स पर, और आपको तो पर शेयर ऑलमोस्ट 79-80 रुपीज के गेन्स हो रहे हैं। और ये सर्किट टू सर्किट मूव करने वाला, हाँ आज 5% के लोअर सर्किट पे लगा हुआ है थोड़ा सा। चलिए मुनाफा बांधने की रणनीति यहां पर आती हुई। प्रकाश सर धन्यवाद वक्त निकालने के लिए आपका। अच्छा, आपके साथ भी दिक्कत होती है कि दिन में इंटरनेट की, ब्रॉडबैंड की स्पीड धीमी पड़ जाती है, ऐसा होता है क्या आपके साथ? मुझे ऐसा है तो नहीं, हमारा बहुत स्टेबल कनेक्शन है, लेकिन कभी कभी 2 दिन से हम देख रहे हैं कि थोड़ा दिक्कत आ रही है, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया इंटरनेट स्पीड है मेरा, इनफैक्ट 200 है। हाँ वाह, अरे वाह ठीक है, तो फिर भी फ्रीज हुआ, 2 दिन की इशू है। प्रकाश सर बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। अच्छा, आपको फ्राइडे वाला याद है ना, सुबह कोरोना वायरस का चार्ट देखना है हमको सर, प्लॉट करके। 100%। डन सर, डन, थैंक यू सो मच। अच्छा चलिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजमेंट को स्क्रीन पर लेकर आइए, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे उनसे बातचीत का। नंबर्स आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। 65% बुक जो है मोरेटोरियम में है। इस तरह की बड़ी बैलेंस शीट वाले तमाम बैंक्स में सबसे तगड़ा मोरेटोरियम में बुक है इसकी। स्लिपेजेस में 62% का क्यू ऑन क्यू दबाव, एसेट क्वालिटी में माइनर सुधार, पीबीटी के लेवल्स पर लॉसेस लेकिन नेट लेवल्स पर प्रॉफिट क्लॉक करता हुआ ये बैंक के एमडी और सीईओ संजीव चड्डा साहब जुड़ते हुए। संजीव जी स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। इस क्वार्टर में अच्छी बात यह थी कि एक मुनाफे का आंकड़ा देखने को मिला। क्या आने वाली तिमाहियों में भी एक्सपेक्ट करूं बैंक ऑफ बड़ौदा नेट लेवल पर प्रॉफिटेबल रहेगा? इस साल के जो नतीजे हैं, हमें जो बैंकों का विलय हुआ था उसके परिप्रेक्ष्य में इनको देखना चाहिए। तो पिछले 1 अप्रैल को 3 बैंकों का विलय हुआ था, बैंक ऑफ बड़ौदा का, विजया बैंक और देना बैंक का। तो इस विलय से निश्चित रूप से हमें लाभ मिले हैं। उन लाभों को हम 2 तरह से देख सकते हैं। एक तो हम उनको देख सकते हैं अपने डिपॉजिट फ्रेंचाइज के हिसाब से। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो कासा रेशो था वो करीब 39% था। विजय बैंक जो है वो होलसेल डिपॉजिट पर निर्भर था, उसका कासा रेशो 25% था। और पिछले 12 महीने में तीनों बैंकों का मिलाकर जो कासा रेशो है वो 180 बेसिस पॉइंट बढ़ गया है, 37% से बढ़कर 39% हो गया है। तो बैंकों को विलय का उससे काफी लाभ मिला है। दूसरा, कॉस्ट टू इनकम रेशियो हम देख सकते हैं। तो जो कॉस्ट ऑफ टू इनकम रेशियो जो था वो देना बैंक का, अगर उसका उदाहरण लें, वो लगभग 70% था। अब तीनों बैंकों का मिलाकर जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो 50% से नीचे आ गया है, 48% के निकट आ गया है। वो किसी भी मापदंड के अनुसार, यदि हम पूरे भारतवर्ष के बैंकों को देखते हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक्स को देखते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा आंकड़ा है। तो मेरे विचार में इस विलय का लाभ बैंक को मिला है, लायबिलिटी बुक में भी मिला है, कॉस्ट टू इनकम रेशियो में मिला है, और इसकी वजह से हम आगे जाके भी हम ये मान सकते हैं कि बैंक की जो क्षमता है मुनाफा कमाने की, वो अब काफी सुदृढ़ हो गई है। क्षमता मुनाफा कमाने की सुदृढ़ होती हुई, यानी कि बहुत लाइक्लीहुड है आगे ये बैंक शायद प्रॉफिट क्लॉक कर पाए, देखेंगे। अच्छा, इस बार के एनआईआई जो है संजीव सर, वो एकदम फ्लैट है, अनुमान से कम देखने को मिल रहे हैं, क्या वजह है उसकी? तो हमारी जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो क्वार्टर थोड़ी बहुत हमारे हिसाब से, अगर हम पिछले वर्ष को देखें, थोड़ी उससे कुछ उसमें सुधार ही हुआ है। परंतु आपका कहना बिल्कुल सही है, आज की स्थिति जो है लिक्विडिटी सरप्लस की है, और बैंक जो है कोशिश ये कर रहे हैं कि अपनी, जहां तक एक तरफ तो अपनी वो बैलेंस शीट को बढ़ाएं, लोन दें, परंतु फिर भी साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि आप जो लोन दे रहे हैं वो अच्छे से अच्छे बोरोज को होने चाहिए, ताकि आपकी लोन की क्वालिटी जो है वो बरकरार रहे। तो उसकी वजह से अब दोनों के बीच में आपको कहीं ना कहीं समन्वय बनाना पड़ता है। आप ये भी चाहते हैं कि आप ब्याज कमाएं, आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूव हो, पर उसके साथ साथ आप ये भी चाहेंगे कि आपकी जो एसेट क्वालिटी है वो भी साथ में बनी रहे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम एसेट क्वालिटी को देखेंगे तो पिछले 1 वर्ष में जो हमारे ग्रॉस एनपीए हैं वो 1% कम हो गए हैं, 10% से नीचे आ गए हैं, और नेट एनपीए भी लगभग 1% से कम हुए हैं, और अब 3.13% हैं। तो मेरे विचार में आगे जाते हुए भी हम दोनों चीजों को ध्यान में रखेंगे, कैसे हम अपना नेट इंटरेस्ट। आपने क्योंकि एसेट क्वालिटी की बात छेड़ी संजीव सर, आपने क्योंकि एसेट क्वालिटी की बात छेड़ी, इस बार एसेट क्वालिटी में 100 बेसिस पॉइंट्स का वाकई क्यू ऑन क्यू सुधार देखने को मिल रहा है। ये जो एनपीए में सुधार है, इसके पीछे आरबीआई की दी गई छूट का कितना हाथ है?
तो आरबीआई ने की छूट के अनुसार हमारे 4,000 करोड़ के लोन थे जो एनपीए हो जाने थे, वो एनपीए नहीं हुए। तो आरबीआई ने ये कहा था कि उन 4,000 करोड़ लोन पे आप 5% प्रावधान कर सकते हैं, 5% प्रोविजन कर सकते हैं इस क्वार्टर में और 5% कर सकते हैं अगले क्वार्टर में। हमने बजाय 5% प्रोविजन करने के हमने उन सब लोन पे 20% प्रोविजन किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की जो प्रोविजन पॉलिसी है वो काफी कंजर्वेटिव है। आरबीआई के मापदंड के अनुसार हमें सब स्टैंडर्ड एसेट पे 15% प्रोविजन करना होता है, परंतु बीओबी जो है हमेशा उन पे 20% प्रोविजन करता है। तो इस बुक पर भी 4,000 करोड़ जो थी, जो एनपीए नहीं हुई आरबीआई के प्रावधान के अंतर्गत, उस पे बजाय 5% प्रोविजन करने के हमने पूरा 20% प्रोविजन किया है, ताकि आगे कल जाके अगर ये एनपीए होते भी हैं तो इसके लिए हमें कोई अतिरिक्त प्रोविजन करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। तो फिर चड्ढा सर, ये जो एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट, ये एनपीए में जो सुधार देखने को मिला था, क्या एनपीए में ये कमी आगे भी जारी रहेगी? क्या इंटरनल कोई बेंचमार्क्स, कोई टारगेट्स आप लोगों ने सेट करे हुए हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि कोविड की वजह से इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ है और एसेट क्वालिटी में भी कुछ सेगमेंट में प्रेशर आएगा। पर इसके बनिस्बत ये भी सत्य है कि पिछले कुछ सालों में हमारी कॉर्पोरेट बुक पे काफी प्रेशर था। अब इस साल में वो कॉर्पोरेट बुक पे जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो रहा है। तो मेरे विचार में दोनों के बीच में संतुलन जो है वो बैठेगा, और जो हम एसेट क्वालिटी में जो इम्प्रूवमेंट हमने पिछले साल में देखी, हमारा मानना है कि वो इस साल में भी हम बनाए रख सकते हैं। हमारे अनुमान में आज की स्थिति में जो हमारा अनुमान है उसके हिसाब से हमारे जो स्लिपेजेस थे, जितने हमारे लोन जो हैं वो स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड हुए थे पिछले साल में, उसकी संख्या इस वर्ष में कोविड के रहते हुए भी थोड़ी कम होनी चाहिए। तो चड्ढा सर, क्या कोई टारगेट्स देंगे आप? देखिए, स्थिति जो है बहुत ही इवॉल्व हो रही है। आज की परिस्थिति में ये निश्चित रूप से कहना कि हमारा आंकड़ा ये होगा, मेरे हिसाब से वो जो है रियलिस्टिक नहीं होगा किसी भी हिसाब से। परंतु हम ये अनुमान जरूर कर सकते हैं कि हमारी जो स्थिति है वो पिछले वर्ष से काफी बिगड़ जाएगी या सुधर जाएगी। तो मेरे विचार में, जैसा मैंने आपको कहा, कि कुछ हद में स्थिति बिगड़ेगी। कुछ ऐसे लोन कैटेगरीज हैं जहां थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा होगा, पर उसके साथ साथ हमारी, क्योंकि कॉर्पोरेट लोन बुक में ऐसे बड़े लोन हमें नहीं नजर आ रहे हैं जिसमें हमें खतरा हो, तो अगर हम उसको एक संतुलित परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो स्थिति हमारी पिछले साल से थोड़ी सुधरनी चाहिए और हमारे स्लिपेजेस थोड़े कम होने चाहिए, और जो हम एसेट क्वालिटी में सुधार हम देख रहे हैं वो कुछ हद तक वो जारी रहना चाहिए। अच्छा चड्ढा सर, एक आखिरी सवाल, और जब मैं आपके रिजल्ट्स बता रहा था, और इस बार क्वार्टर नंबर्स पे सबकी सबसे ज्यादा पैनी नजर उसी पर रहती है, बुक का कितना पार्ट मॉरेटोरियम में है? आपके केस में 65% बुक अंडर मॉरेटोरियम है। शायद इतने लार्ज बैलेंस शीट वाले बैंक्स में सबसे खराब प्रदर्शन उस फ्रंट पे, या सबसे दिक्कत भरा या हाईएस्ट कह लीजिए वो आंकड़ा बैंक ऑफ बड़ौदा में नजर आ रहा है। क्या कारण है? मॉरेटोरियम का आंकड़ा काफी बड़ा है, क्या रीजन है इसके पीछे, और कितनी बड़ी चिंता की बात हो सकती है आगे के लिए? देखिए, हर बैंक का अलग अलग तरीका होता है अकाउंटिंग का और कैसे उनका टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म ऑपरेट करता है। तो हमारे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में हम, जैसे अगर आप गृह ऋण लें, आप हमसे होम लोन लेते, तो ये हमारे पास दो विकल्प होते हैं। या तो हम आपसे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लें और आप हमें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि आप मेरे सेविंग बैंक अकाउंट को डेबिट करके मेरे लोन अकाउंट में पैसा डाल दीजिए। और दूसरा होता है कि हम जो है कि आपकी कितनी लोन इंस्टॉलमेंट है, और लोन इंस्टॉलमेंट ब्याज के बदलते बनती रहती है, तो हम ये करते हैं, हम आपके अकाउंट से आपसे अधिकार लेकर वो पैसा हम खींच लेते हैं। पर क्योंकि हमने सबको ऑप्ट आउट का ऑप्शन दिया था, इसलिए हमने वो डिमांड रेज नहीं की। इसलिए बाकी बैंकों के कंपैरिजन में हमारा जो मॉरेटोरियम परसेंटेज है वो ज्यादा है। वो इसलिए नहीं कि हमारी जो क्वालिटी है बोरोवर्स की वो किसी से कम है। अगर आप देखेंगे, हमारे मापदंड देखेंगे, तो हमारे क्रेडिट स्कोर्स के मापदंड बाकियों से बेहतर हैं। पर क्योंकि हमने ऑप्ट आउट का लोगों को ऑप्शन दिया था, इसलिए हमने उनके अकाउंट से वो पैसा नहीं लिया। इसलिए हमारा जो मॉरेटोरियम का जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, वो अपेक्षाकृत ज्यादा है। परंतु आगे जाते हुए अगले क्वार्टर के अंदर हम छोटे अकाउंट्स में तो वही प्रक्रिया रखेंगे,
क्योंकि छोटे अकाउंट्स वालों को इतना सुविधा नहीं होती कि वो हमको आकर बताएं कि उनको मॉरेटोरियम की आवश्यकता है या नहीं है। पर जो थोड़े बड़े अकाउंट हैं उसमें हम लोगों से जरूर सवाल पूछेंगे कि यदि आपको मॉरेटोरियम की आवश्यकता है तो ये ऑप्शन आपके पास है, और अगर नहीं है, अगर वो ऑप्शन ये नहीं देते हैं तो हम उनकी इंस्टॉलमेंट उसको डेबिट कर पाएंगे। तो इसको सब देखते हुए मेरा आज की तिथि में अनुमान है कि हमारा जो मॉरेटोरियम का प्रतिशत है, जो 65% था, मई में घटकर वो 55% हो गया। मेरे विचार में अगस्त तक आते आते वो लगभग 35% हो जाना चाहिए, जो कि बाकी बैंकों के अनुरूप है। ठीक बात। चलिए संजीव चड्ढा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद डिटेल में नंबर्स पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इस नोट पर यहाँ पे अब मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। बैंक ऑफ बड़ौदा आज मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। ब्रेक के उस पार शेर खान के एवीपी रिसर्च, जो खास तौर पे बैंकिंग बड़ी तगड़ी पकड़ रखते हैं, ललिताप श्रीवास्तवा, वो जुड़ेंगे हमारे साथ। तो बैंक ऑफ बड़ौदा पे एक फंडामेंटल कॉल, और ये भी जानेंगे ललिताप से उनकी सबसे प्रिफर्ड सरकारी कंपनी, सरकारी बैंक कौन सा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बैंक, सरकारी बैंक्स पे मैं किसी और दिन बात कर लूंगा, क्योंकि इस समय मार्केट्स क्रैक हो रहे हैं लिटरली, इसलिए मैंने कहा मार्केट्स पे ही चेक ले लिया जाए। और गजब का प्रेशर अब माउंट होता हुआ, निफ्टी बैंक 2.25% का दबाव, 500 अंकों की कमजोरी के साथ अब इस समय कामकाज करता हुआ। सेंसेक्स निफ्टी अब 3/4% से ज्यादा का दबाव दिखा रहे हैं। निफ्टी 10,400 के नीचे स्लिप हो चुका है, 10,380 के जोन पर आपको इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो प्रेशर अब माउंट हो रहा है। इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सरकारी बैंक्स में दबाव, ये बैंकिंग स्टॉक्स में दबाव बनाने वाला काम। भारतीय एयरटेल हैवीवेट 3% की कमजोरी के साथ ट्रेड होता हुआ। एक्सिस बैंक, एसबीआई को जोड़ लीजिए, जहां पे अब 2.5% से ज्यादा का दबाव है। तो कई सारे स्टॉक्स हैवीवेट जो है क्रैक होते हुए, और देखिए किस तरह का स्टीप फॉल भारतीय बाजारों में आता हुआ। एक बात और ध्यान रखिएगा, आज शाम को इंडिकेशंस हैं कि डाउ फ्यूचर्स, डाउ में जब कामकाज होगा तो डाउ फ्यूचर्स इस समय इंडिकेट कर रहे हैं 300 पॉइंट की नरमी, वीकनेस, और वो भी हमारे मार्केट्स में मूड रिफ्लेक्ट होता हुआ। चलिए, ऐसे में ब्रेक लेने का समय। ब्रेक के उस पार प्रदीप और मेरे ख्याल से आज टीजर में देख रहा था वीरू होंगे, जो आप लोग की मदद करेंगे आखिरी सौदा में। पेनल्टीमेट सेशन, इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो ये दोनों आपके पास होंगे गाइड करने के लिए। बने रहिए हमारे साथ।